हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास में से सल्तनत काल। ठीक है, देखिए सल्तनत काल से संबंधित हम लोग यहाँ पे 60 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करेंगे और ये है आपका आज का वीडियो नंबर 1। आने की इसमें 30 प्रश्न आपको आज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 30 प्रश्न ये जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए पूरी तरह से आप डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मान के चलिए जो भी प्रश्न है इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ में हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आने की अगर यदि आप ये सल्तनत काल का वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए किसी भी तरह की आप परीक्षा की तैयारी करते हों, एसएससी, एसएससीसी, जेएल, जेडी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा, तो भैया सब में क्या है, प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं मेडिएवल हिस्ट्री से। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गुलाम वंश जो है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। क्लियर हो गया। देखिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं और ये आपको लगभग सभी प्रश्नों में एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर मिलेंगे। देखिए भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासन जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो पहला मुस्लिम शासक गुलाम वंश था। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो देखिए दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत जगह आपको इल्तुतमिश भी मिलता है। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश के बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए कि वस्तुतः जो है दिल्ली का पहला सुल्तान जो था, ठीक है, दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र पर कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ये आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। सुल्तान बनने से पूर्व जो है इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था आपको कि यहाँ पे दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, तो दोनों में कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि पोलो या फिर चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जिसको आधुनिक खेल के रूप में पोलो जो होता है उसके भांति वो खेल था पहले, में घोड़े से गिरने के दौरान जो है 1210 ईस्वी में हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया और उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। मूल रूप से गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ठीक है, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय, कैसे, घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये चारों प्रश्न जो बन रहे हैं, ये चारों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसको चारों का फैक्ट जो है ध्यान में रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। देखिए मोहम्मद गौरी का एक व्यक्ति था जो गुलाम था और मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद इसने क्या किया, अपना गुलाम वंश का संस्थापन कर लिया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बाद में क्या किया इसने, मृत्यु के बाद जो है उनका मृत्यु के बाद इसने क्या किया, अपना गुलाम वंश की स्थापना कर लिया। समझ गए। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में शासक बना। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब ये शासक बना, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की कितने दिनों तक इसके कार्यकाल चला, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 में देख चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको है भारत में देखिए भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है,
यद्यपि वे एक वंश के नहीं परंतु वे सभी तुर्क थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। समझ गए? तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको जो है सुल्तान यानी कि गुलाम वंश के सुल्तान भी मिलेंगे और बहुत जगह आपको ममलूक सुल्तान भी मिलेंगे। तो दोनों में ये आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हालांकि ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा यदि आप देते हैं तो वहाँ पे ये प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र स्थान है? ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश का जो कब्र स्थान है वो कहाँ पर है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है ये क्या है? विरासत। आपको पता है कि विश्व विरासत में कुतुब मीनार जो है वहाँ पे शुमार है और ये क्या है? इल्तुतमिश का कब्रिस्तान है। ठीक है, देखिए दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब परिसर में कुतुब मीनार और कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों का केंद्र है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित इसमें कई संरचनाएं गुलाम वंश की है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का मकबरा भी परिसर के अंदर स्थित है। यह कमरे के बीचों बीच एक उठे मंच पर सफ़ेद संगमरमर की बनी कब्र है। यह अपनी जटिल और सुंदर नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो क्लियर हो गया आपका ये प्रश्न। 7 नंबर पूछ रहा है कि तमीश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था बंदगान। क्या कहा जाता था? बंदगान इसको कहा जाता था। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे बंदगान के नाम से जाना जाता था। बहुत जगह आपको सिर्फ मिलेगा कि ये जो बंदगान था मेडिएवल हिस्ट्री में, ये बंदगान का क्या अर्थ था? तो बंदगान उसको कहा जाता था जो गुलाम सैन्य के लिए जो जाने जाते थे। ठीक है, कोई व्यक्ति था जिसको गुलाम बना करके सैनिक बनाया जाता था, उसी को कहा जाता था बंदगान। क्लियर हो गया ये प्रश्न आपका। देखिए हौज ई सुल्तानी एक खाली स्थान है। तो हौज ई सुल्तानी जो है एक बहुत बड़ा जलाशय है। ठीक है, हौज ई सुल्तानी जो है एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बड़ा जलाशय का, जिसको क्या कहा जाता था? हौज ई सुल्तानी। ठीक है ना। अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ये चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। किसने किया था? ठीक है, अपने जो विश्वसनीय अमीर था उसको तुर्कान ये चहलगानी, ये वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुर्कान ये चहलगानी के रूप में 40 के रूप में व्यवस्थित किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने तुर्कान ये चहलगानी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का समूह, जिसको कहा जाता था तुर्कान ये चहलगानी, की स्थापना की। इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे। बलबन ने इस समूह को समाप्त कर दिया था। इसका समाप्ति किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन को हालांकि लौह और रक्त नीति के लिए भी बलबन को जाना जाता है, लेकिन ये जो इसका समाप्ति जो हुआ था इसको बलबन ने किया था। और स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्या था वो? तो तुर्कान ये चहलगानी आने की 40 गुलाम सरदारों का एक समूह हुआ करता था। समझ गए। देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चांदी का सिक्का जो टंका जिसको कहा जाता था किसने चलाया था? तो टंका चलाने का श्रेय जो जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। देखिए सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी। सल्तनत काल में 2 मुद्रा जो थी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। पहला आपका जीतल था और दूसरा आपका टंका था। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली के सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका, ठीक है, टंका आपको पूछा जाएगा कि टंका जो होता था वो किस धातु के होते थे, तो ये चांदी के होते थे, और तांबा का होता था जीतल। ठीक है, और यही जो है 2 प्रमुख अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। समझ गए। तो ये भी आपका सही आंसर हो गया, इल्तुतमिश। देखिए बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में यहाँ पर क्या हुआ? बलबन ने जो है क्या किया? वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। ठीक है, इसका देखिए बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नसीरुद्दीन से किया।
समझ लीजिएगा। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां, ठीक है, क्या उपाधि दिया गया? उलुग खां की उपाधि और नायब ये ममलिकात का पद भी दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, 1266 ईस्वी में बलबन जो है कहाँ पर? दिल्ली की राजगद्दी पर यहाँ पे आसीन हुआ। समझ गए? तो ये भी पूछा जाता है कि ये बलबन जो है कब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? तो 1286 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए? तो चलिए, प्रश्न क्या था कि बलबन ने जो है अपना वास्तविक शक्तियाँ किसके शासनकाल में प्राप्त किया? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद जो था, इसने क्या किया था? गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। समझ गए? देखिए इसका थोड़ा सा कार्यकाल। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बलबन ने 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर भी संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और इल्तुतमिश की भांति वह भी यहाँ पे इलबरी तुर्क था। समझ गए? इल्तुतमिश की भांति वह क्या था? इलबरी तुर्क था। तो ये क्लियर हो गया आपका। 30 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्न में से किसने तबकात ये नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? तबकात ये नासिरी। तो लिखा किसने? मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, तबकात ये नासिरी पुस्तक लिखने का श्रेय किसको जाता है? मिनहाज उस सिराज को जाता है। ठीक है, यह जो क्या है? तबकात ये नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज का एक ग्रंथ है जो सल्तनत नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। ठीक है, यह ग्रंथ कितने अध्याय में उपस्थित है? तो 23 अध्याय में उपस्थित है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? ठीक है, आपको सबको पता है कि रजिया सुल्तान जो थी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी दिल्ली के लिए। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था? रजिया सुल्तान उसका पूरा नाम था। लेकिन ये जो है किस इतिहासकार ने, किस लेखक ने ये पुष्टि किया कि वह अपने सभी जो भी उसके भाई थे उससे सभी लोगों से अधिक सक्षम और अधिक योग्य थी? तो मिनहाज ये सिराज ने इसका पुष्टि किया था। ठीक है, इतिहासकार मिनहाज ये सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न तथा उन सभी यहाँ पे श्लाघनीय गुणों से पूर्ण थी जो एक शासक के लिए आवश्यक है। भैया अगर यदि कोई एक महिला शासिका बनती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा तब तो वो महिला बन गई शासक, है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि अगर यदि जहाँ पे अपने बाप को मार करके राजगद्दी पर लोग बैठते थे वहाँ पे एक महिला शासिका अगर यदि बन गई तो उसके अंदर स्वाभाविक है गुण का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था और ये था भी, और इसका पुष्टि मिनहाज ने किया था। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला शासिका बनी जिसका नाम था रजिया सुल्तान और यही क्या हुआ? अंतिम भी महिला शासिका यही थी। समझ गए? चलिए, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। ठीक है, तो ये आपका 1236 से 1240 तक सुल्तान बनी थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है इसका आंसर रजिया बेगम ही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला रजिया बेगम थी या फिर रजिया सुल्तान थी। रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। समझ गए? तुर्कों का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ था। सुल्तान रजिया के पिता कौन था? देखिए, तो इल्तुतमिश के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा तो इल्तुतमिश का बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश का बेटी थी रजिया सुल्तान और उसी की राजगद्दी पर ये रजिया सुल्तान शासिका बनी थी। सुल्तान रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम शासक कौन था?
जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र यहाँ पे एक ऐसा शासक था जिसका भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में क्या था, इसका क्या हुआ था, शासक, यानी कि सभी क्षेत्रों का शासक था, हर क्षेत्र में इसका शासन फैला हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, 19 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, घियासुद्दीन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था, राज्यपाल था। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता था, ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। अलाउद्दीन ने उस दीपालपुर, जिसको पंजाब और पाकिस्तान का यहाँ पे जो पंजाब पाकिस्तान प्रांत में है, का राज्यपाल नियुक्त किया था और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना भी किया था। आपको पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक खालिस्तान का गवर्नर था। तो जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, कहाँ का था, पंजाब का गवर्नर था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो देखिए गुजरात का जो बाघेला राजवंश था उसका अंतिम शासक का नाम था करणदेव। ये जब हार गया उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को वो राज्य दे दिया गया, क्योंकि जब पहले युद्ध होता था, अगर यदि वहाँ का राजा हार गया तो वहाँ की सारी संपत्ति क्या होता था, हड़प लिए जाते थे। समझ गए? तो ये करणदेव ही था जो हार गया था। गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक करणदेव, ठीक है, जिसका नाम करणदेव भी कहा जाता था, करणदेव बाघेला था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन जो है 1244 से लेकर के 1304 ईस्वी तक चला? ठीक है, तो गुजरात का उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जो था बाघेला राजवंश था और यहाँ पे हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को इसका राज्य दे दिया गया था। कार्यकाल 1244 ईस्वी से लेकर के 1304 ईस्वी तक इसका था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। बाघेला जो है गुजरात राजवंश गुजरात का अंतिम हिंदू राजवंश था। सल्तनत काल में खिलजी वंश के शासनकाल में गुजरात विजय से बघेल राजवंश का यहाँ पे अंत हो गया। अगला पूछता है प्रश्न आपको, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो देखिए इल्तुतमिश को छोड़ करके यहाँ पर, ठीक है, किसको, इल्तुतमिश को छोड़ करके यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबर, जलालुद्दीन खिलजी क्या था कि यहाँ पे एक को छोड़कर बाकी सबके क्या थे, समसामयिक थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी डिटेल में ले लीजिए क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए अमीर खुसरो में बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो ने इन सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई, किंतु इल्तुतमिश का शासन इसके जन्म से पूर्व का रहा, अतः इल्तुतमिश का समकालीन यह नहीं रहा। क्लियर हो गया यहाँ पे क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका जन्म जो है उसका जन्म से पहले उसका शासन आया हुआ था। अमीर खुसरो कौन था? तो देखिए अमीर खुसरो जो था एक कवि थे। ठीक है, कवि, नाटक के लेखक, चित्रकार, वास्तुकार। तो अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे। देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज में है, कासगंज में स्थित है, 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरी था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उसमें कुरान और सादेन, ठीक है, मिफ्ताह उल पता, नूह सिपिहर, आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि प्रमुख थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था और औलिया ने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि इल्तुतमिश जो है किसका चेला था? तो निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था। ठीक है, अमीर खुसरो पेशे से एक कवि थे। देखिए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यहाँ पे आपको भी जस्ट आपने पढ़ लिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
और ये जो है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जो सितार व तबला के आविष्कार भी माने जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ पर कर लिया था? देवगिरी में कर लिया था। ठीक है। चलिए देखिए, मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? दिल्ली से देवगिरी बदली थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की? दौलताबाद स्थानांतरित की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दौलताबाद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई थी? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी जो है वो दौलताबाद में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला? मोहम्मद तुगलक ने अपनी जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला। तो यहाँ पर आज आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे भी आपको 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। आने के पार्ट 1 और सेकंड आएगा आपका पार्ट 2। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को सिंपली एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेवल जीके के साथ।